हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम प्राचीन भारत में इतिहास की अवधारणा के विषय में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की क्या अवधारणा थी, क्या परंपरा थी, किस प्रकार इतिहास को किस नज़रिए से वो देखते थे। इसकी चर्चा करने से पूर्व हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जब भारत में ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, तो उस समय जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो भारतीय इतिहास को किस प्रकार से देखते थे और वे भारतीयों की इतिहास संबंधी जो समझ है उस पर वो किस प्रकार से आरोप लगाते थे और उनका आरोप है वो कहाँ तक सत्य है और उनके आरोपों के खंडन है या निराधार जो आरोप उन्होंने लगाए उसकी हम चर्चा है वो करेंगे। और उसके पश्चात हम वास्तव में देखेंगे कि वास्तव में हमारे यहाँ भारत के अंदर है वो इतिहास की परंपरा किस प्रकार से रही और ब्रिटिशर्स का भारतीय इतिहास के प्रति जो दृष्टिकोण था वो पूर्वाग्रह से ग्रसित था और वो उनका एक निश्चित मिशन था। उस मिशन के तहत उन्होंने भारतीयों का एक जो विकृत इतिहास है वो एक तरह से प्रस्तुत किया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है जब भारत में आए और उन्होंने प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के पश्चात है वो किस प्रकार भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, तो उस समय उन्होंने भारतीय इतिहास या भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसका अध्ययन करना चाहा। और उनका मानना था कि जब तक भारत पर प्रभावी शासन स्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक कि भारतीय इतिहास को है या भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति और उनकी जो मानसिकता है उनको नहीं समझा जा सके और उसके पश्चात ही है वो भारत पर है वो प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसलिए अपना जो उपनिवेशीवादी मानसिकता थी उनकी, भारत के शोषण करने की जो मानसिकता थी उसको सही स्थापित करने के लिए, उसको सत्य स्थापित करने के लिए कि उन्होंने भारत में अपना जो शासन स्थापित किया है वो एक तरह से वाजिब है और वो भारतीयों में इतिहास चेतना नहीं है, भारत में सभ्यता और संस्कृति एक तरह से बराबर है और एक तरह से एक आदिम संस्कृति का जो परिचायक है वो भारतीयों को बताया और अपने आप को है वो एक तरह से विकसित सभ्यता का परिचायक बताया। और एक वाइट मैन बर्डन की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की और स्वेत जाति का भार की वो भारत के अंदर शासन करने नहीं आए हैं अपितु भारतीयों को शिक्षित करने आए हैं। तो इस मानसिकता के चलते उन्होंने जो भारतीय इतिहास है उसको उन्होंने देखा। तो देखिएगा जब भारत के अंदर आए तो उस समय उन्होंने जिन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया उसमें उस समय जो पुरातात्विक जो स्रोत है उनकी मान्यता नहीं थी और पुरातात्विक जो एक विषय के रूप के अंदर उसका अध्ययन नहीं किया जाता था। इसलिए उन्होंने जो अंग्रेज जो भारत में आए तो उन्होंने एक तरह से भारत का जो लिटरेरी जो साहित्य है, जो साहित्यिक साक्ष्य है उनका उन्होंने अध्ययन किया और या उन्होंने अध्ययन करवाया और उसके आधार पर उन्होंने ये सोच विकसित की और या उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि भारतीयों में है वो एक प्रकार से है वो इतिहास बोध नहीं है और भारतीयों के अंदर जो ऐतिहासिक घटनाओं को जो कालक्रम की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से जो प्रस्तुत करने की जो अवधारणा उसका अभाव है। तो ये उन्होंने इस प्रकार से है वो भारतीय इतिहास को है वो एक तरह से विकृत बताया और भारतीयों में ऐतिहासिक सोच का अभाव है उसका प्रतिपादन किया। भारतीयों की जो ब्रिटिश इतिहासकार है जिसमें जेम्स मिल का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी और एक तरह से जो जेम्स मिल की जो पुस्तक है वो इतिहास की जो पाश्चात्य जो दृष्टि से जो आधुनिक अवधारणा है उसके उस दृष्टि से उस तरीके से लिखी गई है वो एक तरह से प्रथम ग्रंथ है वो माना जाता है। और जैसा कि आप मानते हैं कि जेम्स मिल है वो कभी भारत नहीं आए और उन्होंने एक तरह से क्या है कि भारतीयों के साथ जो पत्राचार हुआ उसके आधार पर ही उन्होंने 6000 प्रश्नों की एक पुस्तक लिख दी और उसके वो एक तरह से भारतीय समाज और संस्कृति को जानने का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाने लगा। और एक तरह उस समय जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती थी उसमें इस ग्रंथ से संबंधित बहुत से ये प्रश्न उठाए जाते थे। तो देखिएगा सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए तो सबसे पहले जो प्राच्यवादी इतिहास लेखक थे उन्होंने भारत के विषय के अंदर जो लिखा, जैसे विल्सन है या मैक्स मुलर है
उन्होंने जो भारतीय जो एक तरह से हम कहें कि इतिहास के विषय के अंदर जो उन्होंने अध्ययन किया और भारतीय जो संस्कृत के जो ग्रंथ है उनका जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, तो उन्होंने भारतीय इतिहास है उनकी जो भारतीयों की इतिहास संबंधी सोच है उसकी बड़ी प्रशंसा की। और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो प्राच्यवादी इतिहास लेखक है उन्होंने भारतीय ज्ञान को है वो विदेशों तक है या यूरोपियंस तक है वो पहुँचाया। तो उनका ये मानना था कि प्राच्यवादी इतिहास लेखक का उनका मानना था कि जिस तरह से यूरोपीय इतिहास जो लेखन है वो किस प्रकार से पुनर्जागरण है, धर्म सुधार आंदोलन है या औद्योगिक क्रांति से निकलता हुआ किस तरह से वहाँ रेनेसा है वो किस तरह से रेनेसा होता है, उसी तरह से भारत के अंदर भी है वो एक तरह से रेनेसा है वो हो सकता है। तो उन्होंने क्या है कि भारत के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका उन्होंने एक तरह से क्या है कि उन्होंने इनका अध्ययन किया। जैसे हम कह सकते हैं मनुस्मृति है या वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ है, धर्मशास्त्र वगैरह है, उनकी उन्होंने एक तरह से अध्ययन किया और उसके आधार पर है वो एक तरह से उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया कि भारतीयों के अंदर है उस प्रकार की उस ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात उन्होंने ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीयों में उस प्रकार की ऐतिहासिक सोच नहीं है जिस प्रकार से है वो यूरोप के अंदर वो इतिहास की घटनाओं को है वो समय के क्रम में देखा जाता है। और उन्होंने इस धारणा का प्रतिपादन करने के पीछे उनका आधार ये था कि भारतीयों के अंदर जो समय की जो अवधारणा है वो चक्रीय अवधारणा है और चक्रीय अवधारणा के अंदर कुछ नया नहीं होता है, हर चीज़ वो रिपीटेशन होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे भारतीयों की जो समय संबंधी अवधारणा है उस समय है वो एक तरह से जैसे आप जानते हैं कि सतयुग है, त्रेता, द्वापर और कलयुग है, ये 4 युगों में है वो एक तरह से विभाजन किया और जो कलयुग के बाद में पुनः सतयुग आएगा। तो इस तरह से भारतीयों की जो समय की जो चक्रीय अवधारणा जो साइक्लिक थ्योरी है उसके विषय के अंदर उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि चक्रीय अवधारणा होने के कारण से भारत के अंदर जो घटनाएं हैं उसमें परिवर्तन वो दिखाई नहीं देता है, जबकि यूरोप के अंदर एक लीनियर अवधारणा है समय की जिसमें एक घटना दूसरी घटना से बिल्कुल भिन्न है, जबकि चक्रीय अवधारणा के अंदर एक घटना दूसरी घटना से भिन्न है क्योंकि वही घटना दोबारा है वो रिपीटेशन होती है। तो इस भारतीयों की ये जो समय की जो चक्रीय अवधारणा है उसको आधार बना करके उन्होंने कहा कि जो चक्रीय अवधारणा है वो तो एक तरह से आदिम सोच का परिचायक होता है और लीनियर जो अवधारणा है वो विकसित सोच का परिचायक होता है। तो भारतीयों को उन्होंने आदिम सोच का एक तरह से बताया और इसी प्रकार उन्होंने गीता का उदाहरण दिया कि गीता में सार मिलता है कि ऐसा क्या है जो कि तुम लेकर के आए हो और ऐसा क्या है तुम लेकर के जाओगे, तुम पहले क्या थे और अब क्या हो और तुम वैसे ही हो जैसे कि जो पहले थे। तो इस तरह से क्या है कि गीता में भी जो समय की जो चक्रीय अवधारणा है वो मिलती है। तो इस तरह से धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात कुछ धार्मिक ग्रंथ, हालांकि सभी धार्मिक ग्रंथों पुराण वगैरह का वो अध्ययन नहीं कर पाए प्रारंभ के अंदर है, तो कुछ धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के बाद में उन्होंने भारतीय के इतिहास संबंधी सोच के प्रति यह अवधारणा है वो विकसित कर ली कि भारतीयों के अंदर है वो समय की वो चक्रीय अवधारणा मिलती है, इसलिए भारतीयों में कोई नई अवधारणा नया कुछ नहीं है, जबकि उनका ये सोच है वो एक तरह से है वो गलत प्रतीत होता है। और दूसरा एक तरह से क्या है कि उस समय भारत के अंदर जो यूरोप के अंदर है वो एक तरह से जो एक वैज्ञानिक क्रांति है वो पैदा हो गई थी, प्रबोधन युग की शुरुआत हो गई थी 18वीं शताब्दी के अंदर कि रेनेसा और धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप भारत के जो यूरोप के अंदर जो प्रबोधन युग हुआ उसके अंतर्गत नेचुरल साइंसेज है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, वैज्ञानिक सोच को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। तो वैज्ञानिक सोच के अंदर क्या होता है कि ज्ञान प्राप्ति का जो एक साधन होता है वो प्रत्यक्षवादी जो अवधारणा है जिसके अंतर्गत है वो ज्ञान का सर्जन है वो इंद्रियों के द्वारा ही किया जा सकता है, वही ज्ञान सत्य है, उसी ज्ञान को सत्य माना जाने लगा जो कि एक प्रकार से जिसका जो 5 इंद्रियों के द्वारा है वो जिसको समझा जा सके उसी को सही जाने लगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो ये सोशल साइंस की जो विषय है उसके अंदर भी ये प्रत्यक्षवादी अवधारणा का पुट है वो हमें दिखाई देता है पाश्चात्य दृष्टिकोण के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जो कल्पना के अंदर है जो इतिहास है वो एक तरह से है वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, लेकिन वही ज्ञान है वो सत्य है जो कि एक तरह से है वो जिसको टच किया जा सके या जो 5 इंद्रियों के द्वारा है वो देखा जा सके। तो इस तरह से क्या है कि इस समय यूरोप के अंदर इस अवधारणा है का भी एक तरह से है वो विकास हो रहा था और जो नेचुरल जो साइंस है वो एक तरह से अपनी जो वैभव और उपलब्धियों की दृष्टि से वो काफ़ी ऊंचे स्तर पर है वो पहुंच चुकी थी।
तो इस तरह से समाजशास्त्र को भी है, जैसे अगस्त काम्टे उन्होंने जो इतिहास की जो समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक अवधारणा प्रतिपादित की, और इसी प्रकार से इतिहास के अंदर भी क्या है कि तथ्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, कि जो तथ्य जो कुछ हैं जो भौतिक होते हैं और जो तथ्य के आधार पर इतिहास लेखन किया जाए, अर्थात इतिहास को भी है वो विज्ञान की श्रेणी के अंदर है वो प्रतिस्थापित करने का वो प्रयास किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि यूरोप के अंदर ये जो सोच विकसित हो रही थी, जो वैज्ञानिक सोच विकसित हो रही थी, जो प्रत्यक्षवादी अवधारणा विकसित हो रही थी, और समय की जो लीनियर अवधारणा विकसित हो रही थी, उसके आधार पर उन्होंने जो पाश्चात्य जो इतिहासकार है उन्होंने भारतीयों की जो समय की जो चक्रीय अवधारणा है उसको उन्होंने कहा कि पूर्व के अंदर है वो चक्रीय अवधारणा है, और जो वेस्ट है उसमें समय की है वो लीनियर अवधारणा है। तो इस आधार पर उन्होंने अपने जो भारत के अंदर जो प्रशासन करने अपने प्रशासन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो पूर्व है वो चक्रीय अवधारणा है समय की, इसलिए वो एक तरह से अविकसित हैं, और वेस्ट के अंदर है वो समय की लीनियर अवधारणा है, इसलिए वो विकसित हैं। इसलिए उन्होंने क्या है कि पश्चिम के द्वारा पूर्व के अंदर जो शासन करने की जो अवधारणा है, जो शासन करने की नीति उसको जस्टिफाई करने का वो प्रयास किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों का भारतीय इतिहास को देखने का जो दृष्टिकोण वो अलग था। उन्होंने एक तरह से समय विशेष को एक तरह से आधार मान करके है उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि भारतीयों के अंदर है वो एक वैज्ञानिक ढंग से है या कालक्रमानुसार है वो ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करने की वो समझ नहीं है, और इस प्रकार उन्होंने ये एक गलत जो धारणा है वो एक तरह से उसका प्रतिपादन किया, क्योंकि उन्होंने भारतीय पुरातत्व का अध्ययन नहीं किया, भारतीय ऑटोग्राफी का अध्ययन नहीं किया, पुराणों का अध्ययन नहीं किया। यदि इन ग्रंथों का अध्ययन करते तो उनको पता चलता है कि भारतीयों के अंदर है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव नहीं है। हालांकि उनका उद्देश्य कुछ अलग था, क्योंकि वो भारतीयों को एक तरह से मोरली डाउन करना चाहते थे, और मोरली डाउन करने की कारण से उन्होंने भारतीय जो ग्रंथ है उनको इस तरह से प्रस्तुत किया कि भारतीयों को ऐसा लगे कि वो उनसे बहुत वो सुपीरियर है और हम इन्फीरियर है। तो भारतीयों को इन्फीरियर बताने की वो कोशिश की इतिहास के माध्यम से है का सहारा लेकर के, और भारतीयों को एक तरह से इन्फीरियर बताने की है वो कोशिश है वो की गई। तो देखिएगा भारतीय के इतिहास की जो चक्रीय अवधारणा है उसको उद्धृत करते हुए रूमिला थापर है जो प्रसिद्ध इतिहासकार है, वो तो एक तरह से वो ये कहते हैं कि भारतीयों के अंदर है वो जो इतिहास की जो अवधारणा है वो जो लीनियर अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती है, लेकिन जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तो पुराणों के अध्ययन के अंदर पुराणों के अंदर जो राजाओं की जो वंशावली मिलती है, और उन वंशावलियों के अंदर है वो एक तरह से हम देखते हैं कि एक तरह से कृत्रिम जो वंशावली है वो तैयार करने का प्रयास किया गया, और कृत्रिम वंशावली के द्वारा जो शासक है उनको सूर्यवंशी चंद्रवंशी है वो सिद्ध करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस समय जैसे संविधान जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे कि जो शासक है उनकी जो लिगेसी है उसको स्थापित की जा सके। इसलिए एक तरह से क्या है कि एक कृत्रिम वंशावली के माध्यम से है वो अतीत के आधार पर है वो एक प्रकार से वो शासकों की जो लिगेसी है उसको है वो स्थापित करने का वो प्रयास किया गया। तो उसके अंदर समय की अवधारणा वो मिलती है, और एक तरह से हम कहें कि जो जेस मिल वगैरह है उन्होंने भारतीय इतिहास को एक विकट दृष्टिकोण से, विकट मानसिकता के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, और 1950 के दशक के अंदर वो दोबारा है वो एक तरह से क्या है कि अमेरिका इलीट वगैरह है उन्होंने भी एक तरह से क्या है कि जो जेस मिल है उसकी अवधारणा को है वो पुनः एक तरह से स्थापित करने का वो प्रयास किया कि भारतीयों के अंदर जो सतयुग जो समय की जो चक्रीय अवधारणा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है, उस अवधारणा के आधार पर है वो भारतीयों को ये कह सकता है, भारतीयों के बारे में इस बात का प्रतिपादन किया कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव है। लेकिन एक तरह से क्या है कि वास्तव में देखा जाए यदि भारतीय ग्रंथों का यदि निष्पक्ष रूप से अध्ययन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों के अंदर ऐतिहासिक चेतना का अभाव नहीं था। भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना है वो यूरोपियंस की अपेक्षा ज़्यादा थी, और जो जैसे हम पुराणों का अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक पुराणों का, या अशोक के शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें अशोक है वो किस तरह से कहता है कि इस अभिलेख, कलिंग अभिलेख के अंदर वो किस तरह से कहता है कि इस अभिलेख के लिखे जाने के 12 वर्ष पश्चात है वो उन्होंने है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से समय की अवधारणा है वो
ब्रिटिश इतिहासकारों की ये सोच की उन्होंने समय की उनका अवधारणा नहीं थी, ये बिल्कुल गलत प्रतीत होता है। इसी प्रकार से रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें भी अतीत के दर्शन होते हैं, क्योंकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलता है कि इस अभिलेख का लिखाए जाने का जो सुदर्शन झील का निर्माण है वो एक तरह से वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, तो पहले की बात का वो उल्लेख करता है, तो जिसमें समय की अवधारणा का एक स्पष्ट एक तरह से है वो उल्लेख हमें मिलता है। तो इस तरह से जो पाश्चात्य जो ब्रिटिश इतिहासकार है उन्होंने उनका भारतीयों पर यह आक्षेप कि भारतीयों के अंदर है वो समय की अवधारणा है वो नहीं थी, ये एक प्रकार से वो गलत प्रतीत होती है। वो बिल्कुल एक निराधार उनकी जो अवधारणा है वो थी। लेकिन वास्तव में हम देखें कि भारतीयों के अंदर है वो समय की अवधारणा थी, लेकिन उस समय उस प्रकार के समय की अवधारणा नहीं थी जिस प्रकार अंग्रेज सोचते थे। और ये ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज सोचे वही समय की अवधारणा है, क्योंकि जैसे कि जो चर्च वगैरह है वो तो ये कहते थे कि इस पृथ्वी का जो निर्माण है वो लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही हुआ है। और एक तरह से जेम्स मिल है उसको उन्होंने जो विलियम जोन्स है उनको भारत का कोपरनिकस है वो एक तरह से यूरोप का कोपरनिकस कह दिया। तो एक तरह से क्या है कि जबकि भारत के अंदर जो समय की जो अवधारणा है वो तो एक तरह से पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक तरह से जो भारत के अंदर जो उत्पत्ति के संदर्भ में जो मिलती है, जो अवधारणा मिलती है, उसमें ये मिलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति तो बहुत पहले हो गई थी और कई करोड़ वर्ष पूर्व हो चुकी थी। तो भारतीयों की समय की अवधारणा एक बड़ी व्यापक थी, और क्योंकि एक तरह से जो सतयुग है, कलयुग है और द्वापर जो 4 युगों की कल्पना थी, उसमें एक युग ही है वो कई वर्ष तक होता था। तो एक तरह से क्या है कि इसलिए वापस जो मानव की जो क्रियाओं का रिपीटेशन है वो बहुत संभव नहीं था, क्योंकि इसमें समय की अवधारणा बहुत व्यापक थी। जबकि जो अंग्रेज़ों की जो या ब्रिटिशर्स की जो समय की अवधारणा है वो थोड़ी संकीर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि वो तो पृथ्वी को ही 6000 वर्ष पुराना बताते हैं, जबकि वास्तव के अंदर जो बाद में जब विज्ञान का आविष्कार हुआ, जो भूगर्भ शास्त्री है या जूलॉजी का जो आविष्कार हुआ या जो नेचुरल साइंसेस का विकास हुआ, तो उससे ये पता चला कि वास्तव के अंदर है वो इस पृथ्वी का उदय है वो तो बहुत 1000 वर्ष पहले ही वो हो गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीयों में इतिहास संबंधी जो सोच है वो एक प्रकार से है वो यूरोपियन सोच से ज़्यादा विकसित थी, और यूरोपियंस का ये कहना कि भारतीयों में इतिहास बहुत नहीं था, ये बिल्कुल निराधार है और निष्पक्ष, वो एक निराधार है और एक तरह से एक सोची समझी जो चाल है वो प्रतीत होती है। क्योंकि जैसे एक तरह से हम प्राचीन भारतीय बायोग्राफीज़ वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो उसमें समय की जो लीनियर अवधारणा वो इनबिल्ड मिलती है हमें। और एक प्रकार से क्या है कि जैसे जो एक तरह से हम कहें कि जो पुराणों का जब अध्ययन करते हैं तो पुराणों के अध्ययन के अंदर से भी हमें समय की जो लीनियर अवधारणा है वो हमें मिलती है। तो एक तरह से ये कहना कि भारतीयों में इतिहास बोध नहीं था वो बिल्कुल गलत प्रतीत होता है, क्योंकि जो विलियम जोन्स है उसने जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और उसके द्वारा विभिन्न जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों का जो संस्कृत में थे उनका जो उन्होंने उनकी व्याख्या की, वो उन्होंने अपने ढंग से हैं उन्होंने उनकी व्याख्या की। तो इसलिए उन्होंने जो विकृत इतिहास है जो भारतीयों के इतिहास संबंधी जो अवधारणा है उसका जो विकृत रूप है वो एक तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि उन्होंने तो जो ब्रिटिश इतिहासकार है उन्होंने तो एक तरह से क्या है कि जो भारतीय ज्ञान की तुलना है वो एक तरह से उन्होंने रोम से की कि भारतीय देवी देवता हैं और भारत की जो पुराणों के अंदर जो कथाएं मिलती हैं वो एक प्रकार से रोम से आयत की गई हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से जो यूरोप है उनको श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया और उनको रिजेंबल करने का प्रयास किया कि भाषा है वो संस्कृत भाषा है वो भी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से क्या है कि अपनी श्रेष्ठता वो स्थापित करने का प्रयास किया और जो भारतीयों का जो मोरल डाउन करने का है वो प्रयास किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने तो जैसे जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक प्रकार से बहुत ही नई उत्पत्ति उन्होंने बताई, जो कि एक तरह से ऐतिहासिक साक्ष्यों के प्रकाश के अंदर वो गलत साबित होती है। जबकि भारतीयों ने वो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कई करोड़ वर्ष पहले 1 अरब जो वर्ष पूर्व है वो इस पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो उन्होंने बताई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीयों में इतिहास संबंधी धारणा थी,
और जो जेएस मिल है वो जब भारत बेचारा वो आए नहीं, और उन्होंने न वो भारतीयों से मिला, और वो एक भारत के निरीक्षक के पद पे था, और वो एक प्रकार से उन पत्रों के आधार पर है उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ लिख दिया, और उसके आधार पर है वो भारतीय इतिहास को है वो एक तरह से है वो समझने का प्रयास किया गया, जो कि एक तरह से एक गलत साबित होता है, क्योंकि जेएस मिल ने भारतीयों को एक तरह से बर्बर है, निम्न है, कमज़ोर, अधूरा, इस तरह से संपादित किया, इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि एक तरह से निराधार है। भारतीयों में इतिहास संबंधी जो अवधारणा है वो बड़ी व्यापक थी, और एक तरह से हम कहें कि यूरोप से भी ज़्यादा बेहतर ढंग से थी इतिहास की धारणा, क्योंकि यूरोप में तो बहुत बाद में इतिहास की अवधारणा है वो पैदा होती है। हमारे यहाँ बहुत बड़े प्राचीन काल से ही है वो इतिहास की अवधारणा है वो एक तरह से मिलती है। हालांकि एक तरह से भारतीयों का दृष्टिकोण, प्राचीन भारतीयों का दृष्टिकोण है वो केवल राजा महाराजाओं की उपलब्धियों को प्रस्तुत करना उनका उद्देश्य नहीं था, अपितु भारतीयों का जो उद्देश्य है वो एक प्रकार से जो व्यक्ति का नैतिक उत्थान हो और आध्यात्मिकता है, और ऐसी बातें हैं वो इतिहास के अंदर संकलित की गई, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो उससे कुछ सबक सीख सके। तो उन चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दिया। जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनको उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इतिहास का जो उद्देश्य है वो एक प्रकार से है वो मानव के लिए कुछ ऐसा प्रस्तुत करना है, वो मानव आने वाली पीढ़ी है वो उनसे कुछ एक तरह से प्रेरणा ले सके। तो उस तरह से उन्होंने क्या है कि जो एक तरह से जो क्रम प्रधान जो इतिहास है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसे व्यक्तियों के जो क्रम है उसको प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो एक प्रकार से उनको उनसे वो प्रेरणा ले सके और कुछ न कुछ उनसे ग्रहण कर सके। इसी तरह से भारत के अंदर जो क्रम के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मनीषियों ने 4 आश्रमों की कल्पना की, और एक तरह से क्या है कि समाज है वो भी क्रम प्रधान रहे। इसके लिए उन्होंने जो समाज का विभाजन भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसके आधार पर है वो उन्होंने उसका विभाजन किया। तो इसलिए भारतीय है वो अतीत की जो चिंता है उस रूप में नहीं करते थे, अपितु वो उस अतीत को संरक्षित रखने के अंदर विश्वास करते थे, जो कि भावी इतिहास के निर्माण के अंदर सहायक हो। तो उन्होंने एक तरह से क्या है कि जो क्रम का लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना और एक तरह से अवगुणों से मुक्ति प्राप्त करना है वो उनका लक्ष्य था। इसलिए उनका मानना था कि ऐसे इतिहास की उन घटनाओं को वो संरक्षित रखे जिन घटनाओं से है वो आने वाली पीढ़ी है वो सबक सीख सके। तो इस दृष्टि से हम कहें कि भारतीयों की जो इतिहास की जो प्राचीन भारतीयों के इतिहास की जो कल्पना थी वो एक प्रकार से है वो व्यक्तिवादी थी, अर्थात उन व्यक्तियों का है वो एक तरह से जो क्रियाकलाप है उनको प्रस्तुत किया जाए, जो कि एक प्रकार से आने वाली पीढ़ी के लिए है वो एक सबक मिल सके, उनको एक उनसे प्रेरणा ले सके। तो इस दृष्टि से है वो, जबकि यूरोप के अंदर है वो ऐसी अवधारणा नहीं थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीयों के अंदर है वो इतिहास संबंधी अवधारणा का अभाव था। ये एक तरह से निराधार है और ये एक तरह से ब्रिटिश इतिहासकारों ने अपनी सोची समझी चाल के तहत इस प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिससे कि भारतीयों का जो मोरल डाउन हो और भारतीय है वो एक तरह से उनके जो शासन है उसको स्वीकार कर ले, क्योंकि उनको यदि जब तक है वो भारतीयों को नीचा नहीं दिखाया जाएगा, भारतीयों को जब तरह से अविकसित नहीं दिखाया जाएगा, तब तक वो अपने शासन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने शासन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक कुतर्क प्रस्तुत किया कि भारतीयों में इतिहास संबंधी अवधारणा नहीं थी, जबकि भारतीयों में एक तरह से एक रोबस्ट रूप के अंदर वो इतिहास संबंधी अवधारणा थी। और यदि मैं कहूँ कि भारतीयों में इतिहास संबंधी धारणा वो यूरोप की इतिहास संबंधी धारणा से भी ज़्यादा विकसित थी, और एक प्रकार से उन भारतीयों की जो इतिहास संबंधी अवधारणा है वो एक तरह से न केवल अतीत का ज्ञान प्राप्त करना था, अपितु भविष्य के लिए मार्गदर्शित करने के लिए है, भविष्य को मार्गदर्शित करने की सोच है वो उनके अंदर हमें दिखाई देती है। और भारतीयों की इतिहास संबंधी जो धारणा है वो अन्य देशों की इतिहास संबंधी धारणा से काफ़ी व्यापक है वो हमें मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।